गंगा और यमुना की बहार है, बल्कि अब वहाँ खाम तेल जिसे काला सोना कहते हैं उसकी धार भी बहेगी। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल के ज़रख़ाइज़ निकले हैं, जिसे वहां से निकालने के लिए ONGC ने ड्रिलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। जितनी बड़ी ये खबर है, भारत को इसका उतना ही बड़ा फ़ायदा है। भारत को अब दूसरे ममालिक से खाम तेल खरीदने के लिए बहुत बड़ी तादाद में पैसे नहीं खर्चना पड़ेंगे और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों में रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और वहाँ पे डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी। इसी मुद्दे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। इस पे सिंपल तो पहले तो लम्हा फ़िक्रिया होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए कि हम इन चीज़ों में जो है क्यों पीछे रह गए हुए हैं। हमारा जो बलूचिस्तान का एरिया है, आई गेस के मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को पता होगा कि वहाँ ईरान के साथ बॉर्डर लगता है और हमारा वहाँ पे भी काफ़ी रिज़र्व्स हो सकते हैं ऑयल के, और पहले भी इस हवाले से जो है वो लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे काफ़ी ऑयल रिज़र्व्स निकल सकते हैं। हमारा क्यों जो है ये इंतज़ामिया जो है वो उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही। सेकेंडली जो आपने उत्तर प्रदेश की बात की है कि अब वहाँ से जो है वो ऑयल निकालने लगे हैं, अब बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि उनका जो फॉरेन पॉलिसी है उसके तहत वो रशिया से भी अभी ऑयल ख़रीद रहे हैं, ईरान से भी वो ख़रीद रहे हैं और साथ में उनका अपना भी नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड ईरान के साथ बॉर्डर होते हुए भी ना हम उनसे नेचुरल गैस ले पा रहे हैं, ना हम उनसे ऑयल का कोई फ़ायदा ले पा रहे हैं। हमारा सारा ऑयल जो है वो डॉलर बेस पे ही चल रहा है, सऊदीया से ही आ रहा है। और ये मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए पाकिस्तान के लिए कि अब हमें भी जो है अपने मुल्क के अंदर चीज़ें जो हमारी हैं, बेसिकली जो हमारी ज़मीन पे हैं, उनके ऊपर हमें भी काम करना चाहिए। हमें भी वहाँ से अपने रिज़र्व जो हैं उनको निकालना चाहिए ताकि पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा हो। कब तक हम ये 250-300 तक पेट्रोल देते रहेंगे? और सर दूसरे ममालिक से लेते हैं कि अगर आपको याद हो, जब यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी तब अमेरिका ने इंडिया को बोला था कि भाई आपने रशिया से जो है वो खाम तेल नहीं लेना, लेकिन इंडिया ने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी थी और कहा था कि हम वही करेंगे जो हमारी कौम के लिए और हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। अब आप ये देखें कि आपने बात की बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज तक हमने बलूचिस्तान से वो फ़ायदे लिए ही नहीं जो हम ले सकते थे। बलूचिस्तान में आज भी जो है नफ़रतों की आग जो है वो जल रही है, जिसकी वजह से हम जो है कई दहाइयाँ पीछे रह गए हैं। इस पे सिंपल यही है कि जो आपने बताया है ना कि इंडिया ने अमेरिका को शटअप कॉल दी, उसकी हम वजह भी तो देखें ना, क्यों वो दे पाया वो शटअप कॉल। पहले आप कहेंगे कि जी वो एटमी ताकत है, हम भी भजन एटमी ताकत है, लेकिन उनकी डिप्लोमेसी और उनका जो डेमोक्रेटिक जो उनका पूरा एक जो रूल एंड लॉ है उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। चाहे अभी हम इस पे बहस कर सकते हैं कि मोदी की इतनी देर तक हुकूमत रही, करप्शन है, व्हाट्सएवर जो भी है, लेकिन अभी भी उनके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वैसे ही हैं। वो पहले अपना मुल्क का फ़ायदा देखते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी यही है कि हम पहले अपना मुल्क का फ़ायदा देखें, सेकेंडली हम अभी जो है पाकिस्तान के अंदर जो आपने सेकंड बहुत अच्छी बात की कि बलूचिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है और हम उस सोने की चिड़िया के साथ क्या रहे हैं, हम उस सोने की चिड़िया को चाह रहे हैं कि हम मार ही दें उसको। अभी हमारे लिए हमें अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को जो है वो उभारना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, फिर ही ये कौम जो है वो आगे कुछ कर सकती है। अगर हम अभी भी सिर्फ अमेरिका के ही उसके रूल्स उसके कि जी अमेरिका का एलाए पाकिस्तान का एलाए या USA हमारे लिए कर क्या रहा है, वो सिर्फ एक छोटी सी आपको मंथली या सालाना इमदाद मिल जाती है, आप उस पर खुश हो जाते हैं। आपको ये नहीं पता कि आपके मुल्क के साथ वो बेसिकली कर क्या रहे हैं। ये एक बहुत ही मेरे ख्याल ये देखिए ना कि यूपी से जो खाम तेल निकला है इससे यूपी को कितना फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात, वहाँ के लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। फिर यूपी के अंदर बल्कि पूरे इंडिया के अंदर अगर ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो आप देख लें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आ जाएगी। फिर डेफिनेटली इंडिया जो बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल रशिया से ख़रीद रहा था, ईरान इराक से ले रहा था, उसमें भी कमी आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी देखें इंडिया हर चीज़ तो अपने मुल्क में बना रहा है सिवाय नेचुरल गैस के और खाम तेल के जो वो दूसरे ममालिक से लेता था। अगर ये रिजर्व बहुत ज़्यादा हुए तो इंडिया को इसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और सेकेंडली इसके ऊपर एक और बात है कि वहाँ के जो ऑयल रिजर्व निकल रहे हैं उनको एक और बेनिफिट ये है कि जो मुकेश अंबानी है उनकी खुद की ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है जिसमें वो
वो ऑयल रिफाइन कर रहे हैं। अब उनको कोई बाहर से कंपनी भी नहीं चाहिए कि जिसको वो आम जुबान में कहें कि जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट या ठेका दे कि जी आप इसमें से 25% रख लें और बाकी हमें दे दें। हमारे साथ हुआ था ना कि जब कहा जा रहा था कि हम रशिया से खाम तेल ले रहे हैं तो हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज नहीं थी, तो कहा जा रहा था कि हम इस ऑयल को जो है वो इंडिया से रिफाइन करवाएंगे क्योंकि इंडिया के पास ऑयल रिफाइनरीज हैं और हमारे पास नहीं है। बिल्कुल इसी तरह है। मेरा तो यही है, अभी भी मैं कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए इस हवाले से। और ऑयल रिफाइनिंग कंपनी बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बड़े ही आम से पैसों में ये बन जाती है। और हमारे पास एरियाज़ भी ऐसे ऐसे हैं कि जहाँ पे बड़े इजीली ये बन सकती है और हम ख़ाम तेल को मंगवा के ख़ुद रिफ़ाइन करके उसको एक थोड़ी कीमत पे पाकिस्तानी अवाम को सेल कर सकते हैं, जिससे कि इसी चीज़ से गैस और ख़ाम तेल से ही प्राइसेस अप जाती हैं, इसी से इन्फ्लेशन होती है और इसी से ही चीज़ों की कीमतें कम होती हैं, इसी से आपके पैसे का जो है वो वैल्यू बढ़ेगी और इसी से ही घटती है। ये दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं ये अच्छा सर, पिछले दिनों एक खबर निकली थी, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी खबर निकली थी कि भाई फलां जगह से जो है वो खाम तेल निकला है और हमने वहाँ पे डिगिंग भी करवाई थी, लेकिन बाद में खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ये टोटली जो है ये पाकिस्तानी करप्शन के ऊपर जाता है और करप्शन जो कर रहा है मेरे ख्याल से उनको इस हवाले से सोचना चाहिए। बाकी में सच था कि नहीं था, मैं ये जानना चाहती हूँ। अभी पाकिस्तानी मीडिया में अगर हम कोई बात सुनते हैं या व्हाट्सएवर किसी भी हवाले से, अभी अवाम को जो है 99% इतमाद उठ गया हुआ है हुकूमत से भी और मीडिया से भी। मैं आपको क्या कहते हैं ऑफेंड नहीं करना चाहूँगा, आप अपना काम बिल्कुल, जर्नलिस्ट जो जितने भी हैं सारे काम अपना ठीक कर रहे हैं। मैं ख़ुद भी थोड़ा बहुत जो है ये जर्नलिज्म का काम करता हूँ, लेकिन बात आगे पहुंचनी भी तो चाहिए ना अवाम के पास बिल्कुल क्लियर। अब हमारा मुल्क हम कहते रहते हैं, कोई चीज़ निकलती है, एक ख़बर मिलती है, उसके बाद हमें पता ही नहीं होता वो किधर गई, कहाँ ठेका गया, क्या हुआ है क्या नहीं। इसके हवाले से प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए और मेरे ख्याल से जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया है उसको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम ये जो 9 बजे के ये जो क्लिप्स लगा देते हैं और आपस में बहस फलाने ये कर दिया वो कर दिया, हमें पाकिस्तान के जो मेजर इश्यूज़ हैं उनके हवाले से डिबेट करनी चाहिए, ना कि इस पर बात करनी चाहिए कि राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहता है जी उन्हें तो फलां ये कह रहा है फलां ये कह रहा है, इसके ऊपर हमारी 2-2 घंटे की बहसें चल रही हैं। सर हमने खुद साख्ता दुश्मनियाँ पाली हुई हैं हर एक के साथ, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी, और इन्हीं चीज़ों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। दुनिया चांद पर पहुंच गई, अब दूर ना जाएं, हमारे हमसाये मुल्क भारत को देख लें और हमारे बच्चे गटरों में गिर के मर रहे हैं। हमारे मुल्क के आप मौशी हालात देख लें, पेट्रोल की कीमतें देख लें, आप डॉलर की कीमतें देख लें, महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है, स्टूडेंट बेरोजगार फिर रहे हैं, गरीब तबका खुदकुशियाँ कर रहा है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से सिंपली जो है ये बात जितनी देर तक मीडिया फिर से मैं यही इसीलिए कहूँगा कि ये बात जब तक लोगों तक नहीं पहुँचेगी कि हमें अपने हकूक़ के लिए उठना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। अब एक आम बंदे की लाइफ ये है कि उसने सुबह 9 बजे उठना है, 10 बजे उसने ऑफिस से आना है, 6 बजे उसने वहाँ से आना, आते हुए उसने ये दूध राशन ये लेके आना, उसकी लाइफ इसी में बंद हो गई हुई है कि मैंने किराया देना है, मैंने बिजली का बिल देना है, मैंने ये करना है वो करना है। अब इस टाइप का बंदा जिसके ऊपर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी हो, वो किस तरह जो है वो अपने हकूक़ के लिए, वो बंदा उठेगा, एक गाड़ी आएगी उसको उठा के ले जाएगी, पीछे उसकी फैमिली का क्या इसके ऊपर हम यही देखते हैं कि ये जंगल का कानून चल रहा है, जो जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। हमारे इस टाइम ये बात करने का भी मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा या कोई कुछ नहीं होगा जितनी देर तक एक अवाम जो है एक प्रॉपर अपने बीच के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको साइड पे रख के मुल्क का और अपनी आने वाली जो आपकी जनरेशन है उसका जितनी देर तक वो नहीं सोचेगा, हम इसी तरह ही करते रहेंगे कि फ़लाँ चांद पे पहुंच गया और हम यहाँ पे खड़े हैं, फ़लाँ उधर पहुंच गया। जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली जो है उत्तर प्रदेश में क्रूड ऑयल जो है वो वहाँ पे दरियाफ़्त हुआ है और ये खुशाइन बात है कि वहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वो दरियाफ़्त हुआ है और वहाँ पे जो है उनके चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्य, उसने रिसेंटली एक प्रेस टॉक भी की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो है पूरे इंडिया के लिए, जो इंडिया के फार्चून के लिए जो है कि एक माइलस्टोन, इंडिया की तरक्की में ये एक माइलस्टोन का किरदार जो है वो अदा करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम यहाँ पे अपने साइड पे देखें, पाकिस्तान की तरफ हम देखें तो पिछले जो टर्म था जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे उसके टर्म में यहाँ पर पाकिस्तान में भी कुछ जो है वो क्रूड ऑयल के जो है हमारे पास ज़ख़ायर दरियाफ़्त हुए थे और उसके ऑन मीडिया इमरान खान ने ऑन मीडिया उसने उसका ऐलान भी किया था। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर कोई हमारे
जो है वो हुकूमत की तरफ से जो है, या जो हमारी रिफाइनरी जो है एजेंसी वो है, रिफाइनरी जो है इदारे है, या जो हमारी पेट्रोलियम डिवीज़न है, उन्होंने उसके ऊपर जो है वो कोई इस तरह की खातिर ख्वाह कोई इक़दाम नहीं किए। तो अभी तक जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में उसके ऊपर काम नहीं शुरू हुआ। और इसका असल वजह जो है वो ये कि हमारे ऊपर जो इंटरनेशनल सेंक्शंस है, उन इंटरनेशनल सेंक्शंस की वजह से जो है हम उनके ऊपर काम नहीं कर सकते। और हम अनफॉर्चुनेटली हम लोग कर्ज लेने के आदी हो चुके हैं, डेप्ट लेने के आदी हो चुके हैं, और वो कहते हैं कि बेगर कान भी चूज़र। तो हमारा सैंक्शंस तो अमेरिका ने इंडिया पे भी लगाने की कोशिश की, इंडिया तो अमेरिका के दबाव में नहीं आया, हम क्यों आ जाते हैं हमेशा? देखिए जी, जो ये सारी दुनिया का ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको हम देखते हैं इकानमी के उसमें, क्योंकि पॉलिटिक्स और इकानमी एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इंडिया की पॉलिटिक्स है, इंडिया की डिप्लोमेसी जो है वो इसलिए स्ट्रांग है कि इंडिया चाइना के बाद दूसरी बड़ी मार्केट है चाइना के बाद, और उसके साथ साथ इंडिया अब दुनिया की 5वीं बड़ी जो है वो इकानमी है। उन्होंने यूके को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इंडिया पे सैंक्शंस लगाना वो अमेरिका के लिए भी जो है वो उनके लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इंडिया भी फिर इन रिटर्न उनके ऊपर भी कुछ सैंक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो एक्सपोर्ट करता है, आईटी के प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो उनको एक्सपोर्ट करता है। तो वो फिर चाइना के लिए भी चाइना के लिए अमेरिका या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके लिए उसमें मसला खड़ा कर सकते हैं इंडिया, क्योंकि वो इन रिएक्शन कुछ ना कुछ करेंगे। और लेकिन अगर हम अपनी तरफ देखें पाकिस्तान की तरफ, तो हमारी इकानमी उस सिचुएशन में नहीं है। हम तो अभी रिसेंटली हम लोग डिफ़ॉल्ट के उससे निकले हैं अल्लाह अल्लाह करके, तो हमारी इकानमी तो अभी श्रिंक हुई है और हम इकानमी इतनी स्टेबल नहीं है। तो हम इकानमी तब स्टेबल होती है जब आप एक तो अपने मुल्क में सियासी इस्तेकाम लेकर आएँ, दूसरा अपने आप जो है ट्रेड बढ़ाएं और दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। देखें 1947 में दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, इंडिया कहां से कहां निकल गया और आज हम कहां पे खड़े हुए हैं। हम जो है ब्लेम गेम खेल रहे हैं, एक सियासतदान ने ये किया, दूसरे ने वो किया, लेकिन कब तक ये सिलसिला चलेगा? हमें ना कहीं तो इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा अपने मुल्क की बेटरमेंट के लिए। देखिए जी, सबसे जो बड़ी अहम चीज़ है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो मुल्क में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे यही होता है कि एक जाके गोद में बैठ जाते हैं और बाकी एक दूसरे के फिर टांगे खींचने लग जाते हैं। उसकी वजह से हमारा मुल्क जो है हमेशा एक कियास में रहा है। आप देखें इंडिया का, आप देखें वो एक जमहूरी मुल्क है, वो दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। हम पाकिस्तान में देखें तो हमारी अभी तक 1947 से लेकर 2024 तक 77 साल हो चुके हैं, अभी तक हमारी किसी गवर्नमेंट ने अपना टर्म पूरा नहीं किया, अभी तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टर्म पूरा नहीं किया। तो हमारी तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है। तो इंडिया की कामयाबी की वजह यही है ना कि आप देखें कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार वहाँ पर आई है, ये उनका तीसरा टेन्योर है और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में इंडिया ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। बिल्कुल यही बात है आपकी। देखिए डेमोक्रेसी के एक बहुत अहम डिफिनीशन है, हम सब उसको पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, के आवाम से है और आवाम के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो हमारी गवर्नमेंट्स होती है वो आवाम के लिए नहीं होती, वो जो चंद गिने चुने जो 5-6% इस मुल्क की एलीट है, हमारी जो गवर्नमेंट्स होती है वो एलीट्स के लिए होती है। तो हमारा मुल्क बदकिस्मती से एक एलीट सर्विंग कंट्री बन चुकी है कि यहाँ पे जो वो 5-6% एलीट है सिर्फ उनको सर्व किया जाता है, और वो इदारे जो एलीट को सर्व करते हैं वो इदारे इस मुल्क में ठीक है, बाकी कोई इदारा अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में ठीक नहीं है। उसके साथ अगर हम मुकाबले में इंडिया को देखें तो इंडिया में वहाँ पे वो आवाम को तरक्की दे रहे हैं, वो आवाम के लिए काम कर रहे हैं। वो जिन नुमाइंदों को आवाम ने वोट दिया वो नुमाइंदे फिर उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते, तो हम देखते हैं कि वो कितनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। आप देखें कि यूपी में ये जो ऑयल रिजर्व निकले हैं इसका फ़ायदा भी इंडिया की आवाम को। आप देखें कि यूपी के जो लोग हैं उनको रोज़गार के मौके मिलेंगे, वहाँ पे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी और डेफिनेटली जो है इंडिया का इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इंडिया जो है आप देखें कि खाम तेल के लिए हमेशा रशिया की तरफ, ईरान, इराक की तरफ देखता था, अब इंडिया की कई हद तक ज़रूरत इंडिया खुद पूरी कर लेगा। और बहुत सारी आप देखें कि चीज़ें ऐसी हैं कि इंडिया जो है इलेक्ट्रिक कार्स पर आ गया है, उस तरह उनके मुल्क में पेट्रोल और डीजल का यूज़ भी नहीं रहा। बिल्कुल यही बात है। हम देखते हैं कि इंडिया का हम आपने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ गया है और इंडिया की तरक्की हम एक तरफ देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो हमारी कंट्री है पाकिस्तान, यहाँ पे अभी रिसेंटली हमने जो है वो सऊदीया एक ऑयल कंपनी है अरामको उसके नाम से, वो पाकिस्तान में आई है और वहाँ पे उन्होंने अपनी रिफाइनरीज वगैरह लगाई है। अब उनको भी पता चल गया, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है ऑयल का वो सऊदी अरेबिया है। अब सऊदी अरेबिया को पता चल गया, क्योंकि वेस्ट को और अमेरिकन कंट्रीज़ को जो है वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता था। अब वहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है या अमेरिकन जो कंट्रीज़ है वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब वो जो अपनी जो इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ ला के वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से
हमारा वही है कि हम लोग इम्पोर्ट के आदी हो चुके हैं, हम लोग बीक के आदी हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली वेरी सैडली ये कहना पड़ रहा है, लेकिन ये हमारी आदत पड़ चुकी है कि हम लोग जो है वो हम हमेशा कशकोल लेकर IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। और उसमें जो सबसे अहम चीज़ है जी, मैं एक चीज़ इधर पॉइंट आउट करूँगा और आपके तवज्जुह से ये आपने दिखाना भी है कि हमारे मुल्क में अगर हम देखें तो इस मुल्क की 65% जो आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की अगर हम हालत देखें तो नौजवानों को रिप्रेजेंटेशन के लिए इधर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि नौजवान वहाँ पे आके वो अपनी रिप्रेजेंटेशन कर सके, वो अपनी हुकूक की बात कर सके, वो अपनी बात कर सके। नौजवानों को बिल्कुल साइडलाइन किया गया। जब आप एक मुल्क की 65% आबादी को आप साइडलाइन कर दें तो आप कैसे इस मुल्क से तरक्की की तवक्को रख सकते हैं? वो बिल्कुल वो हमेशा वो डिफ़ॉल्ट होगा, उसकी यही हालत होगी। उधर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी होगी, उधर इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी भी होगी, उधर सोशल अनस्टेबिलिटी होगी। तो जब तक हम यूथ को नए मौके नहीं देंगे, जब तक हम यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, जब तक हम यूथ को फ्रंट फुट पे नहीं लेकर आएंगे। देखें, यूथ इज़ नॉट फॉर कि आप यूथ को सिर्फ इस चीज़ के लिए यूज़ करें कि आप अपने सियासी जलसे जुलूसों में आप यूथ को आगे कर दे और आप उन बेचारों को मार दे। कि कभी आप कोई आके वोट को इज्जत दो का नारा लगाते तो यूथ उसके पीछे लग जाती है, कोई आके मज़हब का नारा लगा देते तो यूथ उसके पीछे लग जाती है, कोई आके जो है वो हकीक़त आज़ादी तब्दीली का नारा लगा देते यूथ उसके पीछे लग जाती है। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप यूथ को जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में आप इस मुल्क के जो काम चल रहा है उसमें आप उनको एक सिस्टमेटिक वे में आप देखिए, आधी से ज्यादा यूथ तो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है और बाकी जाने की तैयारी कर रही है ना। देखिए, बिल्कुल यही बात है ना, यूथ क्यों मुल्क को छोड़ के जा रही है? एक जो है ना इस मुल्क में यूथ के और जो स्टेट है और यूथ के बीच में एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया, एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया। और यूथ और स्टेट के बीच में जो है ना यूथ के अंदर एक मायूसी फैली हुई है। उस मायूसी की वजह से कि देखे लोग यूथ स्टूडेंट जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी कॉलेज से जब ग्रेजुएट हो जाते हैं उनके पास उसके आगे कोई फर्दर वे ही नहीं होता कि वो आप करे तो करे क्या इस मुल्क में। तो उसकी वजह से फिर वो वहाँ पे जाके बाहर मुल्क में जाके वो वहाँ पे जो है वो वॉशरूम अनफॉर्चुनेटली कुछ बड़े अच्छे जॉब्स भी उनको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो बहुत ऑड जॉब्स करते हैं वहाँ पे जाके। तो उन ऑड जॉब्स के लिए लोग जाते हैं अपने मुल्क छोड़ के, लेकिन पाकिस्तान में उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी न हो, जब बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, वो मायूसी बढ़ती जा रही है। उस मायूसी की वजह से हर साल जो हमारे मुल्क से हम देखते हैं कि यहाँ से 5 से 6 लाख जो नौजवान है अब 2024 में जो है नियरली कोई 7 लाख तक 8 लाख तक जो है वो यूथ जो है वो इस मुल्क को छोड़ के चले गए बाहर बेशतर ममालिक में। और वहाँ के अब देखिए UAE जैसी कंट्री जो है वो आके इतना जो है हमारे यहाँ से माइग्रेशन हो रही थी कि उन्होंने UAE ने भी पाकिस्तान के ऊपर वीज़े बंद कर दिए। अब हमारी ये कंडीशन आ गई डिप्लोमेटिकली। अगर हम अपने पासपोर्ट को देखें तो दुनिया में दूसरी तीसरी नंबर पे वर्स्ट तरीन अफगानिस्तान के बाद और सीरिया के बाद हमारे मुल्क का जो पासपोर्ट है वो वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है। तो देखे हमें हर महाज पे जो है वो इकनॉमिकली भी, वो सोशली भी एंड वो डिप्लोमेटिकली भी हमें हमारे जो रियासत के लोग हैं, हमारे पॉलिटिशियन है, हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारी जुडिशरी है, हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इन सब को मिल बैठ के इनको एक ऐसा मेकनिज़म तैयार करना चाहिए कि उसमें इस मुल्क के सारे स्टेक होल्डर्स को वो है जो है वो अपने साथ लेके चले और ये सारे मिल बैठ के जो है मुल्क के फैसले करे जो कि इस मुल्क की आवाम के लिए और ना कि कुछ गिने चुने जो है वो एलीट्स के लिए। और उसमें सबसे जो अहम चीज़ है जो मैंने पहले पॉइंट आउट नोट की कि यूथ के जो एंगेजमेंट उसमें बहुत ज़रूरी है। जब तक यूथ की एंगेजमेंट नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क तरक्की करेगा या पलेगा फूलेगा। तेल का सऊदी अरब देख लें, UAE देख लें, इसके अलावा और भी कंट्री लाइक कतर है। कतर तो गैस ज़्यादा करता है तो उनसे बहुत बेनिफिट होता है। उससे ये है कि आप देख लें पाकिस्तान में कितनी गाड़ियाँ हैं, अगर पाकिस्तान से तेल निकल आए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को दोबारा IMF के पास जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इंडिया की जो वैसे भी इकोनॉमी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है तो तेल निकलने से मे बी और बेटर होगी, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और यूपी का इलाका कोई छोटा इलाका नहीं है, काफ़ी बड़ा इलाका है, उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा इलाका है, तो मे बी उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा इंडिया की। वहाँ के लोगों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि ऑयल जब निकला है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी आएगी और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो डिफरेंट ममालिक से जो है ऑयल खरीदता है वो इंडिया को ना लेना पड़े। सारी सी बात है, हो सकता है वो इंडिया को ना लेना पड़े, लेकिन नेक्स्ट ये तकरीबन 50-100-60 साल जो ना तेल पे वैसी गाड़ियाँ चलनी ख़त्म हो जानी है। अच्छा। आपको तो पता है, लेकिन ये है कि 50 साल भी अगर चल जाए तो बहुत है, इससे इंडिया की इकोनॉमी बहुत सेट होगी। सर ऑलरेडी आप देखें तो इंडिया जो है वो खाम माल रशिया से लेता था, ईरान इराक से लेता था। आपको क्या लगता है कि अब इनके अपने मुल्क में तेल निकल आया तो क्या इंडिया को दूसरे ममालिक की अब जरूरत रहेगी या नहीं रहेगी? ये तो अब क्वांटिटी भी पता चलता है ना कि वो तेल निकला कितना है। हाँ।
अगर उसमें बहुत ज़्यादा ज़खायर हुए तो फिर तो उम्मीद है कि वो दोबारा नहीं जाएंगे किसी के पास। अगर कम हुआ तो फिर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया देखें ना, इंडिया आबादी के लिहाज से भी बहुत बड़ा मुल्क है, दूसरा है, तो उसका रकबा भी देख लें, रकबा भी काफ़ी बड़ा है, तो इतना नहीं हो सकता कि उसको किसी के पास जाना ना पड़े। अगर तो काफ़ी हुआ, अगर ये हो जाए तो इंडिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। क्योंकि सर इंडिया को हमेशा नेचुरल गैस की और ख़ाम तेल की ही ज़रूरत पड़ी है और अमेरिका ने कई बार इंडिया पर सैंक्शन लगाने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने कभी भी किसी मुल्क की नहीं सुनी। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी तो इंडिया ने रशिया से इस कदर ख़ाम तेल ख़रीदा था कि अमेरिका ने इंडिया को कहा था कि हम आप पे सैंक्शन लगाएंगे, आप जो है रशिया से ख़ाम तेल मत ख़रीदे। तब इंडिया ने बोला था कि हम वही करेंगे जो हमारे मुल्क और कौम के लिए बेहतर है। ज़ाहिर सी बात है जी, अमेरिका को असल में ये है कि अमेरिका ने जो ना सऊदी अरेबिया से वो एक डील की हुई है। अच्छा। वो ये डील है कि उन्होंने बोला है कि ये तकरीबन काफ़ी आज से 50-60 साल पुरानी डील है। उन्होंने कहा था कि आप जो है ना तेल हमेशा हमें देंगे और इसके ये होगा कि 3.5 रियाल जो हैं वो $1 के बराबर होंगे। वो आज से 50 साल पहले भी देख लें यही सीन था, आज भी देख लें यही सीन होगा। जो रियाल होंगे वो 3.5 बराबर होंगे $1 के। तो अमेरिका हमेशा से हर मुल्क को ही कहता है, हर मुल्क पे पाबंदी लगाने की कोशिश करता है कि जो तेल है ना आप सिर्फ सऊदी अरेबिया से खरीदें, किसी से जाके नहीं खरीद सकते। पाकिस्तान ही देख ले, पाकिस्तान के साथ ईरान है, पाकिस्तान ईरान से तेल खरीद नहीं सकता, सऊदी अरब के पास जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें पाबंदियाँ हैं अमेरिका की कि हम नहीं जा सकते सऊदी अरब के अलावा किसी के पास। देख ले कि इंडिया पे अमेरिका कोई पाबंदी नहीं लगा सका आज तक, और अभी भी आप देख ले कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ओथ सेरेमनी ली तो उसके ताल्लुकात आप देख ले कि इंडिया के साथ किस कदर बेहतर हो चुके हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं वो लोग। कि डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को तो बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान से किसी को इन्वाइट नहीं किया गया। देखिए इमरान खान यही तो बात करता था। इमरान खान कहता था कि हमें सिर्फ बराबरी के हुकूक चाहिए, हम तल्लक रखेंगे तो बराबरी का रखेंगे, हम ये गुलामी वाला सीन जो हम नहीं चाहते। तो इंडिया बेसिकली वही चाह रहा है। इंडिया भी कह रहा है कि हम गुलामी नहीं करना चाहते, जिसने करना है हमें साथ बिठाए, दोस्त हम बनते हैं, लेकिन बराबरी के हुकूक की वजह से बस। इसीलिए तो इंडिया देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम आज वहीं पर खड़े हैं, क्योंकि हम दूसरों के इशारों पे चलते हैं। बस यही है। पाकिस्तान में ये सुना था हमने, ये समुंदर से तेल निकला है जी, बलोचिस्तान से निकला है, लेकिन अभी तक पता तो नहीं चला कहाँ निकला है। यही बात तो मैं कह रही हूँ कि हमें भी आए दिन खबरें सुनने को मिलती हैं कि पाकिस्तान से तेल निकल आया, लेकिन कहा जा रहा है कि हम इसे ऑन कैमरा भी दिखा नहीं सकते, हम ऑन कैमरा बता नहीं सकते, शायद नजर लग जाएगी। नहीं, ये है ही नहीं, ये सब ड्रामा करते हैं। अगर हुआ भी तो मैं भी जितना पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का प्रेशर है, पाकिस्तानी ये कौम निकाल ही नहीं सकती वहाँ से। सही। और सर ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर मामलात हुए हैं, वहाँ से जो खाम तेल निकला है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के लिए कितनी बेटरमेंट होगी? इंडिया को कंग्रेचुलेशन है, अगर उनके पास तेल निकला है तो इससे ये होगा कि उत्तर प्रदेश की आवाम को रोज़गार अच्छा मिलेगा, वहाँ पे जो है वो ज़खायर और निकलें। हम तो चाहते हैं निकले, चले कोई नहीं। अब हम तो वैसे भी इंडियन को अपना दुश्मन नहीं समझते, ये सिर्फ ना बस ये कुछ लोग थे जिन्होंने ये चीज़ें बना रखी हैं कि इंडिया दुश्मन है, पाकिस्तान उसका इंडिया का दुश्मन है। ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं और इंडियन भी आज के दौर में जो पढ़ा लिखा इंडियन है वो भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं समझता। वो समझते हैं यार कि यार क्या चीज़ है, दुश्मनी करके निकलना क्या है। इतने सालों में क्या निकला आप मुझे बताएं? इतने सालों से 1947 से हम दुश्मनी निभा रहे हैं ना, हमने खुद साख्ता एक दुश्मनी पाली हुई है, हमें क्या मिला, हमने क्या निकाल लिया? कुछ भी। उसका फ़ायदा हमेशा से ब्रिटिश लोग उठाते हैं, अमेरिकन उठाते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो भी सारे हथियार खरीद रहे हैं, हम भी हथियार खरीद रहे हैं। बस जंगें करनी नहीं है, लेकिन खरीद के रखी जा रहे हैं। इसका अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा जो है इन्हीं चीज़ों पे लगाते हैं। इसी बात है, जब ये सारी चीज़ें उन्होंने खरीदनी है तो ये इतनी सस्ती तो मिलने नहीं वाली और ये खुद बना नहीं सकते, तो इसका नुकसान तो डेफिनेटली दोनों कौमों को होगा।